सबको राम राम, सबको खमागणी। हाँ, चलो स्टार्ट करो। टॉपिक चल रहा था विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। टॉपिक लगा रखा, दो एग्जांपल बता दिए थे मैंने। क्या क्या एग्जांपल बताए देखो। पहला एग्जांपल बताया था एसिटिक अम्ल का अगर विलियन है, उसमें अगर आपने चारकोल मिला दिया तो कुछ समय के पश्चात उस विलियन की सांद्रता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि चारकोल की सतह पर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का अधिशोषण हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिया था, अगर लिटमस पत्र का विलियन बना दिया आपने, हो सकता हो ब्लू कलर का, हो सकता हो रेड कलर का हो, और अगर उस विलियन में मैं सक्रिय चारकोल या चारकोल मिला दूं तो उसका कलर गायब हो जाता है। रीजन ये होता है कि चारकोल के ऊपर वो या तो लाल रंग या फिर वो ब्लू रंग क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। दो एग्जांपल बताए। अब उसी विलियन के अंदर अगर आप फेनलिक सिद्धांत लगा दो तो क्या क्या होगा, सब कुछ आपके पढ़ा हुआ है, कुछ भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलने वाला, जहां पे सूत्र में पी था, पी का मतलब दाब, वहां अब सूत्र में क्या आ जाएगा, सी, सी यानी सांद्रता। क्लियर रहेगा? तो देखो हम देखते हैं फ्रेंडलिक के अनुसार क्या क्या चल रहा है वहां। तो फ्रेंडलिक सिद्धांत के अनुसार अब ये सब चीजें आपके लिए रिपीट है। एक बार और लिखने का फायदा ये होगा कि जस्ट आपको रिपीट होने से याद होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या वहां सूत्र में x बटा m समानुपाती p की घात 1/n था क्या? तो यहाँ p तो दाब होता गैसों का, यहाँ गैस तो यानी विलियन है, और विलियन की होती सांद्रता, सांद्रता यानी c, और इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/n। अब मैं समानुपाती हटाऊंगा तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, और नियतांक k का उपयोग करोगे तो k गुणा c, और c की घात 1/n। यही तो है, ये सूत्र बन जाएगा। और जैसे ही आपने ये सूत्र देखा, आपको इस सूत्र का ग्राफ पता है क्या? बिल्कुल हमें इसका ग्राफ पता है। यहाँ पे पहले p उपयोग करते थे, अब यहाँ c उपयोग करेंगे। यहाँ x बाई एम पहले भी उपयोग होता था, अभी भी x बाई एम ही उपयोग होगा। और यहाँ पे ग्राफ पहले ऐसे बनता था, ग्राफ अभी भी ऐसे ही बनेगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे चलते हैं। अगर इस समीकरण का आप लॉग ले लो, ये देखो लॉग लेने पर, अब मैं लॉग लेने पर सारे के सारे नियम नहीं लिखा के सीधे ही लास्ट वाला अभिक्रिया लिख दूं क्या, जो आपको मिलती है? तो यहां पे मिलेगा log x बटा m बराबर log k प्लस 1/n log c। यही तो मिलेगा, ये आपको समीकरण मिल जाएगी। अब इस समीकरण का अगर आप देखोगे ग्राफ, तो यहां c की जगह अब क्या आएगा, log c आएगा। यहां x बाई एम की जगह क्या आएगा, log x बाई एम आएगा। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं, अब ग्राफ चलेगा एक अंतःखंड से सीधा आगे बढ़ते हुए। तो ये आपको क्या मिला, अंतःखंड। और अंतःखंड इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कौन है, log k। आपको पता है वहां पे भी log k था, यहाँ पे भी log k। अच्छा आपने देखा होगा, अगर ये यहाँ पे ढाल चेक कर लो, ये देखो ढाल, तो ढाल यहाँ पे क्या मिलेगी, 1/n मिलेगी। ढाल वहां पे भी 1/n थी, यहाँ पे भी 1/n है। कुछ भी फर्क नहीं है, जहां c है वहां p था, वहां उतार लो। यह रहेगा, ये खत्म हो गया आपके विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। हेडिंग आपने लगा रखा है, फिर हमने डायरेक्ट इसकी हेडिंग के ऊपर ही क्या लगा दिया, फ्रेंडलिक सिद्धांत लगा दिया है, उतार लेंगे। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा कि सी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पी वाला? पी वाला इंपॉर्टेंट है, सी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने विलियन अवस्था में देख जरूर लिया है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट और नहीं इंपॉर्टेंट का फर्क भी नहीं पड़ता ना। सी आ जाए तब भी वही काम करना, पी आ जाए तब भी वही काम करना। हमने एक चीज को 2 बार पढ़ा था, हमें तो फायदा ही हुआ ना। हाँ एग्जाम की रात ये दोनों मत पढ़ लेना, पता पड़ा एग्जाम की रात भी हम दोनों पढ़ लेते, फायदा हो जाएगा। जो फायदा होना था वो अभी हो गया। अब एक ही चीज याद रखो, पी वाला
कभी सी वाला दिख जाए तो घबराओगे नहीं, इसलिए ये चीज बताई। चलो सी और पी को दोनों लिखने से फायदा जरूर हो गया, हमें चीज याद होगी। सी आएगा तो सी के अकॉर्डिंग टिक कर देंगे, पी आएगा तो पी के अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। इंपॉर्टेंट तो गैसों वाला ही था, दाब वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो भाई सी बता दिया है तो कभी सी आ जाएगा तो घबराओगे नहीं, है ना। कुछ चीजें इसलिए बताई जाती है जैसे आगे कभी वो चीज आ जाए तो घबरा नहीं जाओ। आपको नहीं बताते भूत कैसे होते हैं? कहानियों में आता ना, चुड़ैल ऐसे होती है, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, पांव उसके उल्टे होते हैं। तो कौन सा तुम्हारे सामने भूत आ ही जाएगा। वो क्यों बताई जाती है? इसलिए बताई जाती है कि कभी सामने आ जाए तो घबराओ नहीं। लेकिन पता पड़ा कि अब तो आपने आइडेंटिटी बता दी है, अगर कोई सामने आ जाए और पांव उल्टे मिले, घबरा गया तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो कुछ चीजें बताई जाती है इसलिए जैसे घबरा ही जाओ। एनीवेज, वो मजाक का पार्ट था। चले उतार लिए क्या, हटा दें? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दो पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमने देखा था अधिशोषण सदैव ऊष्मा शेपी प्रक्रम होता है, यानी जब भी अधिशोषण होता है कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, डेल्टा एच का मान सदैव क्या रहता है, ऋणात्मक। मुझे आप डेल्टा एच नहीं, आप डेल्टा जी भी पूछो, डेल्टा एस भी पूछो, हम सब बता देंगे सर, सब के सब नेगेटिव है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव होता है, सभी केस में होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद ये कि अगर कांच के ऊपर हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाए या हो रही हो तो यह ऊर्जा बाहर निकलती नहीं है, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है। ये ये ऊष्मा शेपी नहीं, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाता है। ये ध्यान रखने का पॉइंट था पहला। दूसरा, अभी आपने देखा था कि किसी भी धातु के ऊपर कोई गैसें अगर आके अधिशोषित हो जाए तो इसे बोलते हैं अधिशोषण। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस या कोई दूसरी गैस धातुओं की सतह के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय अवकाश में अधिशोषित हो जाए तब उसे अधिशोषण नहीं, उसे ये बोलते हैं। हाँ, क्या हुआ ये? हाँ, इसका हिंदी नहीं है मेरे पास। इस शब्द का कोई हिंदी नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम की किताबों में मुझे कहीं मिला भी नहीं। तो आप तो इसी शब्द का उपयोग करेंगे, अक्लूसन, अक्लूजन बोल सकते हो, अक्लूसन बोल सकते हो। ये दो शब्द मुझे लिखाने, मैं वन बाय वन पॉइंट लिखा देता हूं। नोट लगा के पहला पॉइंट लिखे, अक्लूजन है ये। लेकिन पहला पॉइंट में वो कांच वाला बता देता हूं। पहला पॉइंट लिखे, सामान्यतः अधिशोषण ऊष्मा शेपी प्रक्रम है। सामान्यतः अधिशोषण, सामान्यतः अधिशोषण ऊष्मा शेपी प्रक्रम है, ऊष्मा शेपी प्रक्रम है। लेकिन कांच पर, लेकिन कांच पर, ग्लास पर, कांच पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, कांच पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ऊष्मा, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण
हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। यह अकेला एग्जाम्पल है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, एग्जामिनर अगर ऐसे पूछे उस अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान होता है ऋणात्मक धनात्मक दोनों, कोई नहीं, ऋणात्मक टिक करना है, अपवादों को कंसिडर नहीं करना हुआ। क्या बोला मैं? अगर एग्जामिनर पूछता है अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक धनात्मक दोनों या दोनों ही नहीं, ऋणात्मक को टिक करके आओगे आप, अपवादों को थोड़ी कंसिडर करोगे। भाई एक मानव के हाथ में 5 अंगुलियां होती है, अपवाद स्वरूप 6 भी तो होती है, आप 6 थोड़ी बोल दोगे। सामान्यतः जो चीज होती है वो आंसर देते हैं हम लोग। क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, यदि गैसों ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोजन गैस। पॉइंट नंबर दूसरा है, यदि गैसों ब्रैकेट में हाइड्रोजन गैस, यदि गैसों का धातु सतहों के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय अवकाश में, धातु सतहों के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय अवकाशों में अधिशोषण हो जाए, अंतराकाशीय अवकाशों में अधिशोषण हो जाए तो उसे अक्लूजन कहते हैं, ये देखो मैंने हिंदी में अक्लूजन भी लिखा है और इंग्लिश में स्पेलिंग भी लिखा है, तो उसे अक्लूजन कहते हैं। चल बता देता हूं एक बार, दोनों में फर्क क्या है। आप बोलोगे है तो अधिशोषण ही, अलग नाम उपयोग करने की जरूरत क्या हुई। आपको बता, अगर कोई भी, जैसे आपने लोहा लिया तो लोहे में अब बताओ लोहे के परमाणु होंगे, और लोहे के परमाणु कैसे? गोलाकार है। ये लो, ये देखो मैंने लोहे के परमाणु बना दिए, सब बनाता गया, ये देखो ये हमने लोहे के परमाणु बना दिए, ये लो, ये है एक धातु। अब इस धातु में अगर हाइड्रोजन गैस आ जाए तो देखो कहां अधिशोषित हो सकती है। अगर इस सतह के ऊपर हो रही है यहां पे, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं, इसको तो आप अधिशोषण बोलते ही हो। लेकिन हाइड्रोजन गैस देखो यहां आ जाए, ये बीच के जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाए, ये देखो ये रिक्त स्थान है क्या बीच में, ये देखो यहां पे जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को बोलते हैं अंतराकाशीय अवकाश। इन रिक्त स्थानों को क्या बोलते हो? अंतराकाशीय अवकाश। अंतराकाशीय अवकाश। और हाइड्रोजन अगर यहां पे चली जाए तो इसे बोलते हैं अक्लूजन। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर ये फिर अधिशोषण कहां हुआ, ये तो बीच में जा रहा। अरे बीच में नहीं, ये देखो ये कोई तत्व है, इस तत्व के यहां हाइड्रोजन आई, यहां हाइड्रोजन आई, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां है और यहां है। तो सोच के देखो, ये जो कलर्ड वाला मैंने कोई तत्व बनाया, इस तत्व के अंदर हाइड्रोजन थोड़ी आई है, हाइड्रोजन तो इसकी सतह के ऊपर है, और सतह पे कोई चीज आने को तो अधिशोषण ही तो बोलते हो। तो सोचो इस तत्व के लिए अधिशोषण ही तो हुआ है, सतह के ऊपर हुआ, तो सतह के ऊपर अधिशोषण हुआ, इसको नाम अधिशोषण दे सकते हो। लेकिन दो तत्वों के मध्य जो अवकाश आ रहे, चार तत्वों के मध्य जो अवकाश हो रहे, सिर्फ वहीं पे ही हुई है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? अक्लूजन। उतार लो चाहो तो, ये चाहो तो डायग्राम उतारो, चाहो तो नहीं बनाओ, समझ में आ गया होगा पॉइंट मुझे क्या बताना था। क्लियर? और उसके बाद में नेक्स्ट, अब लास्ट हेडिंग लगाते हैं इस टॉपिक की, जो आपका अधिशोषण चल रहा है, लास्ट हेडिंग लगाए अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग, हम 10 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 हर एक अनुप्रयोग को समझा जरूर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ 10 लाइनें लिखनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसमें कोई तकलीफ है नहीं। जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो उतार है वो उतार के फिर हेडिंग लगा दो अधिशोषण के अनुप्रयोग, और जो सीधा ही हेडिंग लगा रहे कोई तकलीफ नहीं, मैंने नोट में सब बातें लिखवा दी, डायग्राम बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेडिंग क्या लगाएंगे? अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग। लिखा हेडिंग? चले चलो पॉइंट वाइज बात करेंगे, वन बाय वन। पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखे, उच्च निर्वात के निर्माण में, उच्च निर्वात हाई वैक्यूम के निर्माण में, उच्च निर्वात के निर्माण में। आप बोलोगे कैसे? देखो मैं बताता हूं। जनरली किसी पात्र के अंदर अगर आपको वैक्यूम बनाना है, निर्वात का मतलब है जहां कोई गैस उपस्थित नहीं है। अगर वैक्यूम बनाता तो मार्केट में वैक्यूम पंप अवेलेबल होते हैं, आप वैक्यूम पंप के द्वारा पूरी गैस बाहर निकाल दी, पात्र के अंदर क्या बन गया? वैक्यूम बन गया। तो या तो ऐसे वैक्यूम बना लो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो रहा है, कोई बंद पात्र है उसमें चारकोल डाल दो, चारकोल सभी गैसों को क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा, वैक्यूम बन गया। तो आप अधिशोषण के द्वारा भी तो वैक्यूम बना सकते हो। ये लो, तो पहला पॉइंट क्या था? उच्च निर्वात के निर्माण में। क्लियर रहेगा? पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 लिखे, गैस मास्क में, गैस मास्क में। देखो समझाता हूं गैस मास्क का उपयोग क्या है। आपने अभी देखा होगा कोविड टाइम जब चल रहा था, आप सभी को मास्क लगा के मार्केट में निकलना होता था, या जनरली कहीं पे भी आप जाओ मास्क अनिवार्य था। मास्क नहीं होगा तो चालान काट देते थे। ये तो अभी कोविड आया तब हम लोग मास्क के लिए इतने थोड़े अवेयर हो गए, लेकिन इससे पहले भी मास्क का उपयोग डॉक्टर्स लोग कर ही रहे थे। इवन दो जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, जो माइंस में नीचे जाते हैं, खानों में, आपने देखा होगा कोयले की खान या कोई मिनरल्स की जो खान होती है वो बहुत गहरी अंदर तक खोदी जाती है, और जमीन को बहुत गहराई तक अगर खोदो तो वहां से कुछ गैसें बाहर निकल सकती है, जिसे प्राकृतिक गैसें निकलती। भाई सीएनजी जो कारें चलती है वो भी तो जमीन से ही निकल रही है ना, सीएनजी। तो जैसे सीएनजी बाहर निकली वैसे ही कुछ जहरीली गैसें भी जमीन से बाहर निकल सकती, और अगर वो जहरीली गैसें बाहर निकल रही है और वहां पे अगर कोई मजदूर रह गए तो मजदूर मर सकते हैं जहरीली गैस। और काफी बार आपने पढ़ा होगा कि कुछ श्रमिक जहरीली गैस स्रावित होने से मर गए, ऐसा जनरली होता है। या फिर जो सीवरेज लाइन होती है उसमें कुछ मजदूर नीचे उतर जाते हैं, वहां कुछ जहरीली गैस के चक्कर में मर जाते हैं। उनको मरने से बचाने के लिए किनका उपयोग करते हैं? गैस मास्क का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? गैस मास्क लगा के जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा? जो भी गैस मास्क उन्होंने पहना हुआ, अब वो गैसें इससे दूर नहीं भागेगी, वो गैसें आएगी और इस गैस मास्क के ऊपर क्या हो जाएगी? अधिशोषित हो जाएगी। अगर गैसें अधिशोषित हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो फिर वो इनहेल नहीं होगी, अंदर नहीं जाएगी। सांस लोगे तो सांस में सिर्फ हवा ही अंदर जा रही है, वो गैसें अंदर नहीं जा सकती। क्यों? वो गैसें अब उस मास्क के ऊपर चिपकी हुई है। आया समझ में? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मास्क लगाने से गैसें दूर भाग जाती है, गैसें कभी दूर नहीं भागेगी, गैसें तो पास में ही आएगी, लेकिन वो गैसें अधिशोषित होने से हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्लियर रहेगा? दूसरा पॉइंट क्या था? गैस मास्क में। क्लियर? तीसरे पॉइंट पे आप लिखे, रंगीन विलियनों से, रंगीन विलियनों को, सॉरी, तीसरा पॉइंट लिखे, रंगीन विलियनों को रंगहीन करने में, रंगीन विलियनों को रंगहीन करने में, रंगीन विलियनों को रंगहीन करने में, यह आप सबको पता ही। अरे गन्ने का रस है, आपने कभी अगर कांच की बोतल में गन्ने का रस पिया होगा तो आपको नहीं ना बहुत गंदा पानी जैसा, कलर तो उसका ऐसा ही होता है, कोई गंदा नहीं होता है, अच्छा होता है। भाई कैन शुगर जो जूस है वो तो बहुत बढ़िया होता है शरीर के लिए, लेकिन दिखने में भी अच्छा। अगर आपको कोई बोले नहीं कि गन्ने का रस है, और वो गंदा सा वो जो लिक्विड दिखता है गन्ने का रस, वो लाके बोल दे लो पी लो, तो बिना पूछे आप पी सकते हो क्या? उसका कलर ही ऐसा होता है, आपको लगता है नाली का पानी तो नहीं लिया है, या कोई नाली का पानी तो नहीं लिया है, क्योंकि उसका कलर ऐसा है। अब अगर आप चाह रहे हो कि नहीं उसका कलर एकदम पानी जैसा हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आप उसमें चारकोल मिलाओ, बढ़िया से शेक करो और उसको छान लो, एकदम पानी जैसा हो जाएगा। हाँ मीठा उतना ही रहेगा, मिनरल्स उतना ही रहेंगे,
लेकिन अब उसका कलर गायब हो गया। और किसके द्वारा गायब करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जानता हूं चारकोल के द्वारा उसकी कलर को डीकलराइज कर सकते हैं। तो उसमें भी उपयोग किसका हो रहा है, अधिशोषण का ही तो हो रहा है। जैसे ही आप चारकोल मिक्स करोगे, वो चारकोल उसमें जो कलर है उसको अपने ऊपर क्या करा लेगा, अधिशोषित। और जैसे ही आप छान लोगे चारकोल बाहर, तो कलर भी बाहर। अब विलियन में सिर्फ क्या है, क्रिस्टल क्लियर विलियन, एकदम रंगहीन विलियन मिलता। तो हो सकता है अभी तो हम लोग जो रस पी रहे ऐसा मिल रहा, आने वाले टाइम में ये गन्ने वाले अपना दिमाग लगा ले और चारकोल मिला मिला के बढ़िया छान छान के आपको पिलाएंगे। बोले ये क्या है, तो पानी। बोले नहीं, तो गन्ने का रस है। आप बोलोगे कलर ऐसा कैसे, अपन केमिस्ट्री पढ़ के आए, नौकरी नहीं लगी, बस नौकरी नहीं लगी तो इधर अपने अलग धंधा खोल दिया। देखो वो कितना गंदा पिला रहे, क्योंकि वो जो दूसरे पिलाएंगे वो तो वैसा दिखेगा जैसे गन्ने का रस है। ये भाई थोड़ी केमिस्ट्री लगा के आपको क्रिस्टल क्लियर पिला देगा। वो बोलेगा रेट कितनी है, बोले ये 100 रुपए की ग्लास है, वो 15 रुपए की। अब आप चूज कर लो आपको कौन सा मिलेगा, ये अच्छा है। अब अच्छा है या नहीं वो तो हमें पता है, बट आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि आने वाले टाइम में कोई दिमाग लगाएगा तो कैसे लगा सकता है। और आपने देखा है ना, ऑर्गेनिक के नाम पे अच्छा खासा पागल बनाया जा रहा है। आलू 15 रुपए किलो मिलता मार्केट में, लेकिन वही आलू ऑर्गेनिक के नाम पे 1500 सॉरी 150 रुपए किलो में बेच रहे लोग, और लोग खरीद रहे ऑर्गेनिक। बोले ये बिना केमिकल का, बिना पेस्टिसाइड वाला है, एकदम ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, कुछ ऐसा शब्द है आपके यहाँ, उसका उपयोग करके बनाया हुआ है, कोई केमिकल नहीं। भैया ये खरीदो 150 रुपए किलो, और लोग लाइन लगा लगा के खरीद रहे। तो दिमाग लगा सकते हो आप। नौकरी नहीं लगी तब भी नौकरी का जुगाड़ होता है, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो तो। चले आगे। अरे सब्जी बेचो लेकिन अच्छी वाली। कौन बोलता है कि सब्जी बेचना गलत धंधा है, सब्जी बेचने वाले करोड़पति हैं। अरे पोली हाउस नाम सुने, पोली हाउस लगे हुए आसपास आपकी इधर भी, तो आप उनको क्या किसान समझो, बढ़िया पैसे वाले हैं, फॉर्च्यूनर से निकलते हैं। कभी आ जाओ तो देख लेना। और ट्रैक्टर वेक्टर तो सिर्फ वो काम वाम के लिए, और उसमें तो ट्रैक्टर भी चलाने की जरूरत नहीं है। पोली हाउस में किसी चीज की जरूरत नहीं है, और पोली हाउस में अच्छी अच्छी सब्जियां बेचो ना। भाई शिमला मिर्च सबने सुनी है, शिमला मिर्च मिल रही होगी 50-60 रुपए किलो, हरी रंग वाली। आप लाल रंग वाली उगाओ, आप येलो रंग वाली उगाओ, ये तो 150-150 रुपए किलो है। जब येलो वाली उग सकती, सॉरी ग्रीन वाली उग सकती है, तो पॉली हाउस में रेड वाली भी उगेगी, येलो वाली भी उगेगी। उनको बनाओ, बेचो, अच्छा धंधा है नौकरी से तो दिमाग बस वही है ना, पढ़ाई का अगर सही उपयोग कर लिया तो नौकरी ही पढ़ाई होती है। आपने जो पढ़ाई की है वो आपकी जॉब है, जॉब की सिक्योरिटी है। या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, या कहीं प्राइवेट में सेट हो जाओगे, या फिर इसी पढ़ाई का उपयोग करके खुद नौकरी क्रिएट कर लोगे और 50 लोगों को नौकरी पे रख लोगे। बिजनेस उसी को ही बोलते हैं। क्लियर रहेगा। चलो आ जाओ टॉपिक पे, वरना बिजनेसमैन बनोगे कैसे, टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो पॉइंट नंबर 3 हो गया क्या, पॉइंट नंबर 4 पे आए। पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट, और कहां कहां पे उपयोग कर सकते हैं। चलो एक और आगे बताता हूं, रोगों के निदान में। देखें, रोगों के उपचार में या निदान में। आप बोलोगे वहां अधिशोषण क्या कर रहा है, रोगों के निदान में या उपचार में। देखो बताता हूं, हम जो मेडिसिन खाते हैं, भाई जैसे आपने टेबलेट खाई या आपने सिरप पी, अल्टीमेटली मेडिसिन जैसी स्टमक में गई, अब वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, भाई टूट जाएगी। मेडिसिन ऐसी सॉलिड फॉर्म में थोड़ी रहेगी, वो फट बिकर के और अपना पश्चिम क्षेत्रफल बढ़ा लेगी, छोटे छोटे पार्टिकल में बदल गई। अब वो मेडिसिन हो सकता है कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरसेस को अपनी सतह पर क्या करवा ले, अधिशोषित। तो सोचो अगर बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस उस मेडिसिन की सतह पर अधिशोषित हो जाए, तो क्या वो बैक्टीरिया मेडिसिन के ऊपर चिपक गया है क्या, तो क्या वो बैक्टीरिया अब शरीर के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है क्या, ना, नहीं डाल सकता। तो खत्म, खत्म तो बीमारियां खत्म। तो बोलते हैं रोगों के उपचार में या रोगों के निदान में भी कई हद तक अधिशोषण का ही उपयोग है। जो मेडिसिन खा रहे हो सकता है कुछ जर्म्स क्या कर दे, उनको अपनी सतह पर अधिशोषित करवा ले, और जो मेडिसिन उन जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को, उन वायरसेस को अपनी सतह पर अधिशोषित करवा लेगी, वहां पे रोगों का निदान अधिशोषण के द्वारा ही होगा। ये चीज बोला। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 पे है,
देखो अक्रिय गैसें जो होती है उनका पृथक्करण भी आप अधिशोषण के द्वारा कर सकते हो, लेकिन इनके अधिशोषण में जिस जिस चीज का उपयोग होता है वो होती कोकोनट चारकोल, नारियल का जो चारकोल। अब बोलोगे नारियल का चारकोल कैसे बनाए? अरे राख, नारियल की राख क्या हो सकती है? नारियल को जला दो, जलाने के बाद जो राख मिलती है उसका जो पाउडर फॉर्म बना लोगे, दैट इज कोकोनट चारकोल। क्लियर? अगला पॉइंट लिखे, नारियल चारकोल द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है, नारियल चारकोल द्वारा अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में किसका उपयोग किया हमने? नारियल चारकोल का उपयोग कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्या आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ लिया क्या? धातु क्रम। जब धातु क्रम पढ़ोगे तब ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। पॉइंट अभी मैं लिखवा देता हूं, जब वहां होगा तब ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, जाग प्लवन विधि में, जाग प्लवन विधि में, देखो जाग प्लवन विधि आगे जाके मेटलर्जी में पढ़ोगे, जो सल्फाइड और होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके पृथक्करण में कई हद तक उपयोग होती है जाग प्लवन विधि। जाग प्लवन विधि में चीड़ का तेल, इसका उपयोग किया जाएगा, जो जाग बनाने में उपयोगी होता है। कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ शायद यहाँ पे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ सल्फाइड जो होते हैं वो विलियन में रह गए और कुछ सल्फाइड जाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। जो जो जाग के साथ ऊपर आए ना, वो अधिशोषित होके आए। तो सोचो, अधिशोषण में भी तो, जाग प्लवन विधि में भी तो अधिशोषण का ही उपयोग हुआ है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो गया? जाग प्लवन विधि में। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जब मेटलर्जी में ये प्रोसेस आएगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चले, अगला पॉइंट लिखे। अगला पॉइंट नंबर 7वां है कि 6वां है? 7वां पॉइंट लिखे। देखिए, क्रोमेटोग्राफिक वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में, क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में। देखो मैं समझा देता हूं, अपने इतना काम का है नहीं, अपना तो इतना ही पॉइंट है। वो डायरेक्ट बोलेगा अधिशोषण का उपयोग हो सकता है क्रोमेटोग्राफी में, रंग को रंगीन करने में, जाग प्लवन विधि में, सभी में आपको सभी टिक करना होता है। यानी क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण में भी इसका उपयोग हो रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक मैं ले रहा हूं एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर होता है, जैसा फिल्टर पेपर होता है वैसे ही पेपर होता है, जिसका नाम होता है वॉटमैन पेपर। वॉटमैन पेपर का उपयोग करते हैं। इस वॉटमैन पेपर के ऊपर आपके पास में मान लो रंजक है, बहुत सारे रंजक का मिश्रण है, और आपको पता नहीं है कि इसमें कितने प्रकार के रंजक हैं। तो उसका विश्लेषण करना हो तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कर सकते हो। कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये जो रंजक का मिश्रण है, ये जाके इस वॉटमैन पेपर के बेस में एक जाके ड्रॉप गिरा दो, और ड्रॉप गिराओगे उसमें सारे रंजक आ गए होंगे। फिर इस पेपर को हम एक विलायक के अंदर डुबो देते। एक बीकर ले लिया और इस बीकर में क्या भर दिया? विलायक। अच्छा, विलायक आपको कितना भरना है? जस्ट इस बिंदु तक, इस बिंदु तक हम लोग क्या करते हैं? विलायक भर देते हैं। अब देखो, आपको पता है रंजक है, रंजक अलग अलग यौगिक होते हैं, तो अलग अलग यौगिकों का इस विलायक के साथ अलग अलग विलेयता होगी, अलग अलग विलेयता होगी, और साथ में इस पेपर के उनका इनके ऊपर अलग अलग, जैसे मैं बताऊं, आप एक कागज को पानी के अंदर रखो, कुछ टाइम के ऊपर धीरे 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 पानी कागज के ऊपर चढ़ता ही जाएगा। तो ये काम तो यहां पे भी होगा। अब मान लो इस बिंदु के अंदर 3 प्रकार के कलर थे, लाल रंग भी था, नीला रंग भी था, और हरा रंग भी था। लेकिन जैसे इन तीनों को मैंने मिक्स किया, वो तो काला दिखा मुझे। मैंने एक काला बिंदु यहां लगा दिया, और काला बिंदु लगाने के बाद क्या हुआ है, इस विलायक के साथ मिक्स होने पर हो सकता है जो लाल रंग था, क्या हो गया, प्रिपेयरिंग हो रहा है, रुको रुको हो जाएगा।
वो एक बार सेव होगा फिर ही आगे बढ़ेगा। कितने सारे पेज थे? अच्छा 17 पेज है, होने तो कोई बात नहीं। चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपने बिंदु लगाया है, चलो हट गया कोई बात। ये जो बिंदु है, मान लो लाल रंग जो था वो यहां से ट्रेवल, पूरा ही गायब हो गया। जो लाल रंग था वो ट्रेवल करते करते यहां तक आ गया। अब यहां पे बिंदु किसका मिल जाएगा? लाल रंग का। लेकिन मान लो जो नीला रंग था वो इसके ज्यादा ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंच गया। यहां पहुंचेगा तो बताओ नीला रंग क्या यहां पे मिलेगा क्या? और मान लेते हैं हरा रंग सबसे ज्यादा ट्रेवल करते करते यहां तक पहुंच गया, तो आपको हरा रंग यहां पे मिल गया क्या? तो देखो ये तो विश्लेषण हो गया। आपके पास में काले कलर का एक विलियन था, आपको पता ही नहीं था इसमें रंजक कितने। आपने सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक बिंदु लगाया, विलायक में भरा और आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे ये विलायक जो होगा इस विलियन को, इस रंजक के मिश्रण को अपने अंदर घोल कर पेपर के ऊपर ऊपर तक चढ़ाएगा। अब हर एक रंग का अलग अलग लेवल तक हाइट आएगी। मान लो लाल आपको यहां पे मिला, नीला यहां पे मिला, हरा यहां पे मिला, 3 बिंदु मिले। आपने सीधा बोल दिया ये जो रंजक का मिश्रण था इसमें 3 प्रकार के रंजक है। कौन कौन से हैं? बोले लाल है, एक हरा है और एक नीला है। विश्लेषण हो गया ना। किसके द्वारा हुआ? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अच्छा अब आप बोलोगे इसमें अधिशोषण का क्या काम? अरे जो रंग आगे ट्रेवल कर रहा है ये अधिशोषण के द्वारा कर रहा है। अधिशोषित होके ही ये रंग इस विलायक के साथ ऊपर पहुंच रहा है। क्लियर रहेगा? ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 7वां पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 8 पे आओ। पॉइंट नंबर 8। अच्छा पॉइंट नंबर 8 आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूं। आर्द्रता को कंट्रोल करने में, नमी को कम करने में भी इसका उपयोग होता है। क्या सिलिका जेल का उपयोग करते थे? और सिलिका जेल अधिशोषण के द्वारा ही तो कर रही थी कम। अगर कैल्शियम क्लोराइड ले लेते वो अवशोषण के द्वारा कम करता है, लेकिन मुझे तो अधिशोषण के पॉइंट बताने, तो आप क्या बोल सकते हो? सिलिका जेल द्वारा, सिलिका जेल के द्वारा नमी को कम करने में, सिलिका जेल के द्वारा नमी को कम करने में, नमी को कम करने में। क्लियर? अगला पॉइंट लिखें। अधिशोषण सूचक में, अधिशोषण सूचक में, अच्छा सूचक क्या होते हैं हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर आप किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसको इंडिकेट करने के लिए आप एक सूचक लें, उस सूचक की एक बूंद डालो। जैसे वो भी कलरलेस है, विलयन भी कलरलेस है, और जैसे ही मैंने सूचक की एक बूंद डाली और मान लो कि वो जो सूचक था वो अम्लीय माध्यम के साथ हरा रंग देता, मान लेता हूं, तो जैसे ही एक बूंद आप सूचक की डालोगे पूरा विलयन क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो उसने तो इंडिकेट कर दिया कि भैया जो विलयन था वो अम्लीय था। मान लेता हूं एक विलयन क्षारीय है और आपके पास एक ऐसा सूचक है, विलयन भी रंगीन है, सूचक भी रंगीन है, और सूचक बोलता है कि अगर क्षारीय विलयन है तो मैं पर्पल, सॉरी क्या बोलते हैं, गुलाबी रंग दूंगा, मान लेते हैं। जैसे ही एक बूंद इसमें उस सूचक की गई पूरा विलयन कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो क्या उस सूचक ने रंग को सूचित कर दिया है क्या? इसी को ही सूचक बोलते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक मूवी थी, अगर आप लोगों को याद है या देखी हो मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूं। खट्टा मीठा एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार की थी। त्रिशा और अक्षय कुमार दोनों साथ में पढ़ते हैं, प्यार हो जाता है, लेकिन त्रिशा ऑफिसर बन जाती है और अक्षय कुमार नल्ला ही रह जाता है। जब वो आदमी नल्ला रहता है वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, सड़कें बनाने का काम करता है, मजदूर लेता है, सड़कें बनवाता है और उसमें इलीगल काम करके पैसा बनाता है, सड़क अच्छी नहीं बनाता है। गलती उसकी ऐसी होती है कि जिस जगह का सड़क का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहां पे ऑफिसर बन के आ जाती त्रिशा, और वो होती काम के प्रति वफादार, उसको पुराना प्यार याद भी नहीं। और क्या किया उसने? उसने जाके रोड का इंस्पेक्शन किया तो पता पड़ा रोड में तो क्वालिटी बेकार है। रोड की क्वालिटी बेकार देख के वो अक्षय कुमार को जॉब से निकलवा देती, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती। बोले ये तो बेकार कॉन्ट्रैक्टर है, हटाओ इसको, रोड कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे। अक्षय कुमार को गुस्सा आ जाता, बोलता इसने मेरी नौकरी खाई, मैं इसकी नौकरी खाऊंगा। तो वो क्या करता है, सोचता है इसको रिश्वत के केस में फंसा देता हूं। कैसे फंसाता? वो नोट लेके जाता है त्रिशा के घर, बोलता है कि आपके जीजाजी से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे,
जीजाजी तो ऑफिस गए हुए, ये पैसे पकड़ो, मैं अब यहाँ शहर छोड़ के जा रहा हूं, मेरी नौकरी तो चली गई। बाहू करके बोल देता, ये पैसे पकड़ो मैं तो जा रहा हूं। और पहले से वो पुलिस को बुला के रखता कि जैसे ही मैं पैसे दूं तुम आ जाना, क्योंकि उसने मुझसे रिश्वत के पैसे मांगे, बोले जॉब करनी है तो रिश्वत देना पड़ेगा। अक्षय ने दिमाग लगाया, जैसे ही पैसे दिया पुलिस आ जाती, सीबीआई के बोलती है मैडम आपने इस बंदे से रिश्वत ली। बोले ना ना मैंने तो रिश्वत नहीं ली, ये तो मेरे जिया जी के पैसे। बोले ना झूठ वूठ कुछ नहीं चलेगा, ये नोट हमने ही दिए इसको, और हमने नोटों के ऊपर फिनोक्सिलिन लगा रखा है। एक विलियन लेके आते हैं, बोले इस विलियन में हाथ डालो, अगर आपने रिश्वत के पैसे लिए जो हमने दिए तब तो ये पूरा विलियन क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब ये नोट कोई दूसरे, तो कोई तकलीफ ही नहीं। उन नोटों के ऊपर फिनोक्सिलिन लगा हुआ था। जैसे ही त्रिशा उस विलियन में हाथ डालती जो एकदम पानी जैसा होता है, पूरा विलियन किस कलर का हो जाता है, गुलाबी रंग का। ये फिल्म का एक कंसेप्ट था, वो एक सूचक के ऊपर ही तो बेस है, ये होता है सूचक। क्लियर रहेगा? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अधिशोषण सूचक में। अब मूवी से बाहर निकल जाओ और आ जाओ इस टॉपिक पे, आगे बाहर, आगे पॉइंट नंबर 10 पे आओ। पॉइंट नंबर 9 हो गए, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 लिखे विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण में। मैं समझा देता हूं विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, इसको समझाता हूं। वैसे तो आगे अपना जो टॉपिक है वो इटसेल्फ उत्प्रेरण ही है, तो तकलीफ की तो बात ही नहीं। आ जाते देखो, एक धातु की सतह, मान लेता हूं कोई भी एक धातु, मान लेता हूं लोहे की सतह, आयरन की। एक अभिक्रिया बता रहा हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करती है तो बनाती है अमोनिया। ये जो हाइड्रोजन होती है वो गैसीय अवस्था में है, ये जो नाइट्रोजन है ये भी गैसीय अवस्था में होती है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट उपयोग करते हो, उत्प्रेरक उपयोग करते हो, वो लोहा है जो कि ठोस अवस्था में। पहले तो नाम विषमांगी कहां से आया वो सुनो। जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक सभी एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। लेकिन यदि क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक एक से अधिक अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं तो इसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो क्या ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है क्या? ये देखो, क्रियाकारक तो गैसीय अवस्था में और उत्प्रेरक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये आगे जाके आएगा अपने टॉपिक में, डोंट वरी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो SO2 गैस है, SO2 गैस है जिसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया भी हो रही है, और किस में बदल रहा है, वो SO3 में बदल रहा है। लेकिन यहां पे जो कैटलिस्ट उपयोग करते हैं वो NO उपयोग करते हैं, और वो भी गैसीय अवस्था में। बताओ ये अभिक्रिया किस उत्प्रेरण का उदाहरण है? समांगी उत्प्रेरण का। क्यों? देखो ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, भाई साहब भी गैसीय अवस्था में, ये तो समांगी हो गया। और ये किसका है? विषमांगी, क्योंकि गैसीय गैसीय, और ये देखो गैसीय नहीं है, ठोस है, विषमांगी। अब मैं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि बताता हूं, ये भी अगले पार्ट में अपने पास आएगा पूरा डिटेल में, डोंट वरी। ये लोहे का, देखो ये अभिक्रिया कैसे हुई वो सुनो। ये है आपके पास उत्प्रेरक, सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसके पास में आने लगती है। ये रही हाइड्रोजन गैस, ये रही नाइट्रोजन गैस, बहुत दूर थी, सबसे पहले कहां आती है? उत्प्रेरक के पास आ गई। अगले बार क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस सतह पर क्या हो जाएगी? अधिशोषित हो जाएगी। हो गया अधिशोषण, आपका कहां उपयोग था पता पड़ गया। गैसों का क्या हो गया? अधिशोषण। जैसे ही गैसों का अधिशोषण होता है, अब ये सतह के साथ यानी इस आयरन के साथ बंध बनाती, तो ये सतह के साथ हाइड्रोजन भी बंध बनाएगी, नाइट्रोजन भी बंध बनाएगी, और खुद के बंध तोड़ने लगती है। अब H2 H और H में बदल जाएगी, N2 N और N में बदल जाएगी। फिर अगले पद में क्या होगा? ये H और N के बीच में बंध बनने लगेंगे, ये H और N के बीच में बंध बनने लगेंगे, ये H और N के बीच में बंध बनने लगेंगे। एक नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया? 3 के साथ, हो गया काम। फिर अगले पद में क्या होगा? ये बंध टूटने लगेंगे, ये जैसे ही बंध टूटने लगेंगे तो क्या ये सतह के पास में अब NH3 के रूप में हो गया क्या? और फिर इससे अगले पद में अमोनिया यहां से दूर चली गई और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वापस कोई दूसरे आ गए। तो ये आते जाएंगे, बंध बनाते जाएंगे, आपस में बंध बनाएंगे, ये बंध तोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, दूसरे आएंगे, पास में काम किया, बाहर।
इस प्रक्रिया को बोलते हैं विस्मांगी उत्प्रेरण। क्यों? ये तो ठोस था, बाकी तो गैस थे, विस्मांगी हो गया। क्लियर? ये टॉपिक यहां पे खत्म हो गया अपना, अधिशोषण चैप्टर फिनिश। क्लियर? अगला हेडिंग लगा दो। टाइम हो गया इसलिए कह रहा हूं 2-5 मिनट का टाइम है। आगे का टॉपिक की रूपरेखा बता देता हूं, इस टेस्ट में क्या आ रहा वो बता देता हूं। चलो आप हेडिंग भले मत ही लगाओ, हम तो इस टेस्ट की रूपरेखा की बात कर लेते हैं। अब जो टेस्ट होगा उसमें पूरा कोलाइडी विलयन, पूरा अधिशोषण, पूरा उत्प्रेरण पूरा आएगा इस चैप्टर में, इस टेस्ट में। रीजन क्या बताता हूं, शीट आपको रिसेंटली मिली है। अगर मैंने सिर्फ अधिशोषण और कैटेलाइसिस दे दिया तो आप कोलाइडी के विलयन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं। और मैं चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वही था, सबसे लेंथी टॉपिक ही वही था, तो उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए। तो आज से आपको क्या करना, पुराना पार्ट भी रिवीजन करना चालू करना। इस टेस्ट में जो मेरे 20 क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे चैप्टर से होंगे। मैं आपको आधे क्वेश्चन सिर्फ कोलाइडी से दूंगा और बाकी बचे हुए आधे क्वेश्चन उत्प्रेरण और अधिशोषण के दूंगा। क्लियर रहेगा? चलो, रेडॉक्स के क्या चीज नहीं, वो तो सर देंगे ना, मेरे 20 होंगे। नहीं तो सोहेल सर का तो अभी हो ही नहीं रहा। सोहेल सर अभी एब्सेंट है वैसे थोड़े दिन तो। जो भी होगा, जितना भी पार्ट होगा, मेरे चाहे 10 क्वेश्चन आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए, फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरे में पूरे चैप्टर से ढूंढ लूंगा। बात मतलब ये क्लियर है ना? चलो आज यहीं तक रखते हैं। वैसे तो अगला टॉपिक बताता हूँ उत्प्रेरण है, अगर इसको मंडे से हम लोग कंटिन्यू करें। चलो।